नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके साथ मैं बात करूँगा एक पुरानी जनजाति, काफ़ी पुरानी जनजाति है जो उत्तराखंड की जनजाति है, थारू जनजाति के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। थारू जनजाति भारत नेपाल की जनजाति है। नेपाल में भी काफ़ी संख्या में है और भारत में भी। उत्तराखंड हिमालय के तराई से लेकर बिहार तक, हिमालय के नीचे के जितने भी हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के गांव शहर, यहाँ ये पाई जाती है। नेपाल में भी इनका मूल निवास जो है गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और नेपाल में है। ये चंपावत में रहते हैं। इनके निवास क्षेत्र को थारुआर कहते हैं। इनका निवास क्षेत्र जो है थारुआर कहलाता है। इनके जो अलग अलग अध्ययन हुए हैं, एक किताब है सुभाष चंद्र वर्मा की थारू जनजाति एक समाजशास्त्री अध्ययन, उसमें मैं देख रहा था DS बिष्ट ने भी अध्ययन किया है और नैनीताल यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अध्ययन किया। तो उसमें बताया गया कि ये लोग कहते हैं कि राजस्थान के थार क्षेत्र से आए इसलिए थारू कहलाए, लेकिन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने और अन्य अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि राजस्थान राजपूतों से इनका कहीं भी कोई मेल जोल नहीं है, तो थारू क्षेत्र से आने के लिए वो नकारा जाता है। फिर अवध गजेटियर में उल्लेख आता है विलियम क्रुक्स का। उन्होंने कहा एक राजा, एक बार जहाँ ये लोग थारू क्षेत्र में रहते हैं, उसमें एक राजा ने आक्रमण कर दिया था। तो जब आक्रमण करा तो उसने देखा यहाँ के लोग अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। जब देखा कि वो सारे वहाँ पे एक शराब थी, उस शराब के नशे में धुत थे, थेरू नाम की एक शराब थी, तो इसलिए इनका नाम थारू पड़ा। थारू जनजाति एक ही है। नोल से एक समाजशास्त्री वो कहते हैं धरना शब्द जो है अर्थात इधर उधर घूमना, तो धरना से धारू बना और ये जो है धीरे धीरे जो कहलाते हैं थारू जनजाति आया। धरना मतलब एक जगह पे ठहरना नहीं, घूमते फिरते रहना, तो ये भी इधर से उधर घूमते रहते हैं। धरना के कारण थारू शब्द बना। फिर DN मजूमदार जो कहते हैं, DN मजूमदार का कहना है कि थारू जनजाति जो है, थारू शब्द की उत्पत्ति के लिए वो कहते हैं ये अर्थवेद के ज्ञाता थे। ये लोग अर्थवेद के ज्ञाता थे जो कालांतर में अर्थवेद का अपभ्रंश होकर थारू बन गया। एक ये है। थारू शब्द ठहरे हुए या एक जगह जो ठहरते हैं। कुछ लोगों का कहना है थारू का अर्थ होता है एक ही स्थान पर ठहरने वाला। और ये लोग इनके बारे में जो थारू जनजाति का अध्ययन है वो बताते हैं कि तराई क्षेत्र में दलदल भूमि में रहते हैं। यहाँ बीमारियों की बहुत बहुतायत में, ये क्षेत्र है बीमारियों का, मलेरिया है जब तो हमेशा होता है, कीड़े मकोड़े, उनके बीच में कई लंबे समय से सालों से रह रहे हैं। तो ठहरे हुए लोग मतलब एक स्थान पर ठहरे हुए को थारू कहा जाता है। अब अलग अलग चीज है ये। थारू जो है चपटी नाक, छोटी आंख, गालों की हड्डी इनकी उभरी होती है, त्वचा का रंग पीला होता है और चेहरा कुछ अटपटा होता है। ये मंगोलियाड भी हैं और इनको अलग अलग प्रकार से कहा गया। तो ये कोई फिक्स नहीं है इनके कि कहाँ से आए क्या है, लेकिन ऐसा माना जाता है यहीं रह रहे हैं, ठहरे हुए लोग हैं, इसलिए थारू कहलाते हैं। इनके गोत्र भी, गोत्र को एक पुरी कहते हैं। इनके कई गोत्र हैं। एक बड़वाइन जो गोत्र है इनका सबसे बड़ा गोत्र, बड़वाइन जो है इनकी जाति सोपाने सबसे ऊंचे होते हैं। उसमें बड़वा, रावत, बर्तनिया, महतो, बुक्सा, ये अलग अलग हैं। और सरसों का तेल पेरने वाले सौसा गोत्र कहलाते हैं, सरसों का तेल। ऐसे ही गुसईगिरी एक है, ये सबसे निम्न गोत्र है। गुसईगिरी के बारे में कहा जाता है लड़ाई के समय लोग लड़ाई में गिर गए थे और शव के उसमें छुप गए थे, इसलिए गुसईगिरी कहलाते हैं। तो इनको अच्छा नहीं माना जाता। थारू जनजाति में शुरू में प्रारंभ में संयुक्त परिवार था, लेकिन धीरे 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 वो एकल परिवार इनका बनता जा रहा है। ये खाओ पियो मौज करो वाली है। ये जनजाति खाओ पियो मौज करने वाली है। पितृसत्तात्मक सत्ता है इनमें, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, लेकिन महिलाओं का वर्चस्व, महिलाएं बहुत स्ट्रांग है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुष महिलाओं के दबाव में रहता है, इनके यहाँ महिलाओं का वर्चस्व है। इनका जो मुखिया
जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सयाना कहते हैं। और पुरुषों का इतना निम्न स्थिति है, महिलाओं का इतना ज़्यादा वर्चस्व है कि रसोई घर में तो पुरुष जा ही नहीं सकता, भोजन को वो टच नहीं कर सकते। महिलाएं जरूर रसोई घर में खाना खा सकती हैं, लेकिन पुरुषों को बाहर खाना देती हैं, घर के अंदर प्रवेश नहीं होता। इनमें सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत है, इसमें ये लोगों के बीच में नातेदारी बहुत अच्छे से होती है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम नातेदारी, पर आजकल प्रथम द्वितीय है। ये घरेलू शिष्टाचार में बहुत है। घर में सभी को समान अधिकार है, बड़े बूढ़ों को नाम नहीं लेते हैं, उनको दादा, काका, ताऊ से कहते हैं। इनमें महिलाएं जो हैं संगठित होकर रहती हैं, महिलाएं काफ़ी संगठित रहती हैं। महिलाओं को भी बहुत सम्मान, घर में जो नई बहू आती है उसका सभी को सम्मान करना पड़ता है इनके यहाँ। ये अब इनके यहाँ की जो है शिक्षा की कमी है, अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, और इनमें जो अभी भी पिछड़ापन होता है। आजकल तो नौकरी के लिए बाहर जाने लगे हैं पुरुष, खेती किसानी का काम और जंगल से लकड़ियाँ तोड़ने करते हैं, घर का पूरा काम महिलाएं करती हैं। अब आजकल धीरे धीरे बाहर सर्विस के लिए जाने लगे थारू लोग। इनमें विवाह संबंध भी कई प्रकार के, जीवन साथी चुनने के जो तरीके हैं बहुत हैं। एक खासी विवाह जो है वो ब्याह थारू समाज में सामाजिक रीति रिवाज से होता है। एक खर्चा विवाह है। खर्चा ब्याह जैसा नाम से पक्ष है, इसमें वर पक्ष कन्या पक्ष को कुछ पैसा देता है, धन प्रदान करता है, इसे खर्चा कहा जाता है। कभी कभी किसी और की औरत से भी विवाह कर लिया जाता है तो पूर्व पति को हर्जाने के रूप में पैसा दिया जाता है। एक है चुटकटा या घर बैठा विवाह। ये विधवा विवाह का स्वरूप है, जीवन साथी चयन का विधवा विवाह का। तो यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसके घर में उसे पुनः, उसका अगर देवर तैयार नहीं है विवाह करने के लिए, या देवर की शादी हो गई है, देवर नहीं है तैयार और शादीशुदा है देवर, या वो स्वीकार नहीं करता, यहाँ विधवा को अधिकार रहता है वह किसी अन्य पुरुष से विवाह कर सकती है। वो कैसा होना चाहिए? कुंवारा होना चाहिए, विधुर या तलाकशुदा व्यक्ति होना चाहिए, उससे कर सकती है। और विवाह के बाद क्या करती है वो जो है पुरुष, उस पुरुष को उस स्त्री के घर में रहना पड़ेगा, पुरुष को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, उस स्त्री के घर में रहना पड़ेगा, इसलिए इसको घर बैठा विवाह कहते हैं। इसमें एक परंपरा है, इस विवाह में स्त्री अपने नए पति के सिर की चोटी के बाल काटकर उसको कहीं दबा देती है या ताबीज बना देती है। इनका ऐसा कहना है, इसलिए उसको चुटकुटा विवाह कहते हैं। इस रीति रिवाज के पीछे धारणा यह है, एक टोटका है, विश्वास है कि चोटी काट कर रखने से वो व्यक्ति हमेशा उस महिला के कब्जे में रहे। एक है उड़रहा विवाह। उड़रा विवाह प्रेम विवाह कहलाता है। इसमें सैप लाइन विवाह भी कहते हैं। इसमें लड़के लड़की जो थारू लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, घर से भाग जाते हैं, गांव में छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी जगह जाके विवाह कर लेते हैं, बाद में लौटने पर इनको मांस मदिरा जो है जुर्माना देना पड़ता है। एक है घुसपैठ विवाह। ये घुसपैठ विवाह जो है जनजाति की अनोखी पद्धति है। घुसपैठ विवाह नाम से इसका है कि घुसपैठ करना। इस विवाह में कोई भी लड़का या स्त्री किसी तलाकशुदा, विधुर या जो पुरुष है उसके घर में जबरन घुस जाती है और वहां बैठ जाती है। निकाले जाने का कितना भी प्रयास करो, हठपूर्वक असफल करती है। अब घर के लोग प्रताड़ना भी दें उसको, फिर भी वो घर से बाहर नहीं जाती है। और अगर वो सफल हो गई तो मजबूरन उस पुरुष को, उस स्त्री को अपने साथ रखना पड़ता है और फिर वो व्यक्ति विवाह नहीं करता बल्कि उसके साथ रहता है। मुझे इस घुसपैठ विवाह जो है बड़ी उम्र और काफी कम उम्र के लड़के के साथ भी हो जाता है। इसमें बड़ी उम्र की महिला और कम उम्र का लड़का, तो बेमेल शादी हो जाती है। एक है देवर विवाह। अगर कोई स्त्री, धारू जनजाति में कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो घर में उसका अगर देवर कुंवारा है या विधुर है तो उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है। इसे भौजी पर लत्ता डालना, इस पर इसे कहा जाता है, इनकी भाषा में इतना नहीं, भौजी पर लत्ता डालना कहा जाता है। एक साली विवाह। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी साली से विवाह कर देता है। उरारी, ये विधवा विवाह का यहाँ बहुत पुराना प्रचलन है, परंतु ऐसे विवाह को घर बैठा, चुटकुटा ये कहा जाता है। इसके साथ ही साथ थारू लोग विधवा की अपेक्षा तलाकशुदा महिला के साथ विवाह करना अधिक पसंद करते हैं। इसमें क्या होता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से अपमानजनक नहीं है और थारू भाषा में इसको उरारी कहा जाता है। उरारी या उड़ारी का मतलब होता है लेकर भाग जाना। इसमें महिला, तलाकशुदा जो महिला रहती है उसको लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे इनको खर्चा नहीं देना पड़ता। एक ये उरारी विवाह।
तो इस प्रकार से अलग अलग इनके यहाँ विवाह जो है ये पूर्णतः ना तो जनजातीय रीति रिवाज अपनाते हैं आजकल, ना ही हिंदू समाज। इनमें माघ के महीने में किए जाते हैं और विवाह के लिए इतवार और गुरुवार का दिन ही चुना जाता है कि 2 दिन होते हैं, इतवार के दिन होंगे या गुरुवार के दिन। ये विवाह पूर्व यौन संबंध इनके यहाँ वर्जित हैं और कम उम्र में ही विवाह हो जाता है, लेकिन विवाह पूर्व यौन संबंध ना हो, संभोग से बचने के लिए ये इनका प्रयास रहता है कि कम उम्र में कर दें और उसको अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ मौसेरे चचेरे भाई बहनों के विवाह नहीं होता। अगर कुछ खास स्थितियाँ निर्मित हो गई तो ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह स्वीकार किया जाता है। इसमें रिश्तों के बाद प्रत्यक्ष रूप से एक मध्यस्थ जो रहता है वो रिश्ता कराता है। उच्च गोत्र में विवाह होते हैं। इनके यहाँ कई पद्धतियाँ, जैसे दिखनौरी विवाह करने की जो बात मशपतिया कहलाता है, एक दोनों पक्षों के बीच का मीडिएटर है मशपतिया, वो बात चलाता है। तो पहले दिखाया जाता है तो उसको दिखनौरी कहते हैं। फिर टीका किया जाता है, लड़का अगर पसंद आ गया इसको लोग टीका कहते हैं। टीका होने के बाद सगाई तोड़ना गुनाह माना जाता है। अब इसके बाद त्योहार खेलना, मंगनी हो गई। मंगनी के बाद दोनों पक्षों के में आपसी व्यवहार प्रारंभ होते हैं। विवाह के पूर्व कोई त्योहार अगर आता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे के यहाँ लड़के वाले कुछ उपहार लेके जाते हैं, जिसे खेलना कहा जाता है, त्योहार खेलना। इसके बाद दिन रखना, मंगनी की रस्म पूरी होने के बाद गुरुवार या रविवार के दिन वर पक्ष के लोग मछली लेकर कन्या पक्ष के यहाँ जाते हैं, मछली लेकर, और विवाह करने का दिन तय करना है। इसे दिन खाना कहा जाता है। इसमें कपड़े वगैरह भी ले जाते हैं, मिठाई वगैरह भी ले जाते हैं ये। इसके बाद आती है एक प्रथा है चूल्हा। विवाह की तारीख से 2 दिन पहले शुरुआत हो जाती है। जैसे गुरुवार के दिन अगर विवाह तय हुआ है तो मंगलवार को शगुन का चूल्हा रखा जाता है। इसमें घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं या मालकिन होती हैं, सयानी महिलाएं होती हैं, वो एक नया चूल्हा बनाती हैं और इसका ये उद्देश्य है कि नव दंपत्ति के भावी जीवन के लिए शुभ है। इसमें खूब गाना बजाना होता है, मौज मस्ती। एक है भूमसेन या भुइयाँ पूजन। मंगलवार को चूल्हा रखना हुआ, फिर बुधवार के दिन भूमसेन पूजा की जाती है, जिसे भूमसेन की रोटी कहा जाता है। इसमें गांव के बाहर जो देवी देवता रहते हैं, भूमसेन या भुइयाँ का पूजन होता है। वहाँ पकवान और अच्छे बतासे और मिठाई वगैरह लेके जाते हैं और वहाँ उनका कहना है इससे वर वधू को कोई भी कष्ट नहीं होगा। एक होता है प्रथा इनके यहाँ कटसई। इसमें पुरुष लोग भोजन के लिए जंगल से लकड़ी काट के लाते हैं, जिसे कटसई कहा जाता है। इन्हीं लकड़ियों से भीमसेन का जो भोजन होता है ना पूजा के लिए, इस लकड़ी से भोजन बनाया जाता है और गाने में जाने के साथ करते हैं। इसमें सयानी महिला उस पर उपास रखती है पूजा होने तक। सरदेना अथवा सगुन, विवाह के दिन वर वधू जब दोनों आते हैं तो उनको सरदेना या सगुन की रस्म पूरी की जाती है। इसमें वर वधू की माताएं अपने गांव के प्रधान के घर में एक थाली में चावल और कुछ मुद्रा पैसा लेके जाती हैं। प्रधान की पत्नी जो रहती है प्रधनिया, उसमें से चावल मुद्रा अपनी ओर से और रख देती है और फिर मंगल कामना करती है। एक ये है। एक होता है इनके यहाँ न्यौतार। थारू लोग जो आमंत्रित लोगों को न्यौतारिया कहते हैं। विवाह में आने वाले न्यौतारिया लोग वर वधू को हल्दी तेल चढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य तेल हल्दी उनके सिर पर लगाते हैं और इसके कुछ पैसे भी रखते हैं। स्नान, इसमें वर और वधू को उनके अपने अपने घर में न्यौतार की रस्म के बाद नहलाया जाता है। वर को उसकी बहनें, वधू को उसकी भाभियां नहलाती हैं। नहलाने में न्यौतार की रस्म से आई रकम से कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। नहलाने के बाद भोगी कमर में करधनी बांध दी जाती है। एक है। फिर बारात प्रस्थान, दिलगारी, अगवानी, ये भामरे, गांठ बंधाई, ये सामान्य तौर से इनके यहाँ होता है। थारू समाज में विवाह विच्छेद, तलाक का प्रचलन है। यहाँ देखा तलाक की पहल पुरुष की अपेक्षा स्त्री ज़्यादा करती है। पुरुष भी करते हैं लेकिन स्त्रियाँ ज़्यादा करती हैं। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के ज़्यादा मामले पुरुषों की तरफ से होते हैं, लेकिन यहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा करती हैं। इसमें बहुत सा धन क्या है, तलाक मांगने पे महिला को पुरुष को धन देना पड़ता है। इसलिए पुरुष बचना चाहते हैं वो आमतौर पे जल्दी, क्योंकि उसको पैसा देने के लिए वो भरसक प्रयास करता है कि समझौता हो जाए। और स्त्री को जब धन मिल जाता है तो उसको दूसरा पति मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके मूल कारण क्या है? पति द्वारा प्रताड़ित किया जाना, पति का नपुंसक होना, पति को गंभीर अवसाद रोग हो जाना, गरीब होना, पति का अपराधी या सजायाफ्ता होना, चरित्र होना, ये कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा वो हैं। दूसरी चीज़ यौन संबंध जो कहा, विवाह पूर्व और विवाह बाद यौन संबंधों को अच्छा नहीं माना जाता।
थारू समाज में एक चीज है। हर स्त्री पुरुष से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जीवन साथी के साथ यौन संबंध रखेगा और किसी दूसरे के साथ नहीं। अगर किसी से स्थापित कर लेते हैं तो उसमें पनिशमेंट है। यहाँ स्त्रियों को स्वतंत्रता है पुरुषों की तुलना में। जैसा कि तलाक की तालिका जो तलाक दिन हुए हैं, महिलाओं की ओर से तलाक अधिक है। उसमें सर्वाधिक कारण जो है यौन असंतुष्टि है। थारू समाज में स्त्रियाँ यौन अपराध बहुत कम होती है, स्त्रियों के प्रति अपराध नहीं होते, यौन अपराध बहुत कम है। दूसरी चीज, थारू समाज पे आधुनिकता का धीरे धीरे असर हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी परंपरागत है। इनके यहाँ कुछ धार्मिक व्यवस्थाएं भी हैं, जैसे पर्वतिया। ये पहाड़ों में निवास करने वाली एक प्रेत शक्ति है, जिसकी बहुत पूजा पाठ करते हैं। इनका ऐसा मानना है अगर ये शक्ति नाराज हो गई तो कहीं से भी किसी भी तरीके से हमको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसको हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। एक है पूर्णागिरी, ये भी पर्वतीय शक्ति है। इनका कहना है इसको पूर्णागिरी को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये खुश हो जाए तो बच्चे तरक्की करें, अगर नाराज हो गई तो बच्चों पे संकट आ जाए। वनस्पति, ये भी प्रेत शक्ति है जो जंगल में निवास करती है और ये माना जाता है जंगल की रक्षक है, जंगल की रक्षा करती है। इसलिए थारू का उनका जो जंगल से ही पूरी जीवन यापन चलता है, तो इस प्रेत शक्ति को हमेशा खुश रखते हैं। इसके लिए पूजा पाठ करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा, सारे वनस्पतियों की ये पूजा करते हैं। एक खलबतिया, ये प्रेत है। खलबतिया नाम का एक प्रेत है जो थारू में खलपतिया बाबा के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि मवेशी जो ये पालते हैं, मवेशियों का रक्षक है, इसलिए हर 6 महीने में इसकी पूजा की जाती है। तो मुर्गा बकरा की बलि दी जाती है, प्रेत को प्रसन्न रखा जाता है। इनका कहना है कि प्रेत प्रसन्न रहेगा, पशुओं को कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये पशुओं का देवता माना जाता है, खलबतिया देव। इसकी हमेशा 6 महीने में जब फसल कटाई होती है इसकी पूजा की जाती है। एक है आरामेल या भारामल देव, ये भी जंगल में निवास करता है। इनका ये भी माना जाता है इनके मवेशियों का रक्षक है और इसकी जंगलों में पूजा करते हैं। घास की जो ढेरी रहती है, एक ढेरी बना के, कंकड़ पत्थर की ढेरी बना के उसको मान लेते हैं कि ये आरामेल है, उसकी पूजा करते हैं जो उनके जानवरों की रक्षा करता है। एक है बूढ़े बाबू, इनका मानता है थारुओं की पूर्वज भी प्रेत बनकर आते हैं, जिनके पूर्वज हैं वो प्रेत बन के आते हैं, इसलिए उनको प्रसन्न रखने के लिए घर में एक थान बनाकर उसकी पूजा करते हैं। थान बना लिया जाता है, इस थान में अपने घर में उसकी पूजा करते हैं। ये चावल से बनता है इसलिए, और चावल के पकवानों का भोग लगाया जाता है। ये कहते हैं प्रेत योनि में आकर परिवार से संपर्क करते हैं। उनके घर के बुजुर्ग जो हैं, जो खत्म हो जाते हैं, वो प्रेत योनि के माध्यम से आ जाते हैं। कभी कभी बच्चों के शरीर में भी आते हैं और उस वक्त बच्चा दिन भर रोता है, उसके प्रसन्न करने के लिए धान के पकवान बनाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के इनके यहाँ पे है। बहुत सी आदिवासियों में अभी भी ये जैसे जो खेती करते हैं तो बीज बोने के पहले उसकी पूजा पाठ करते हैं। इनका कहना है कि देवी प्रकोप होगा तो अंकुरित नहीं होगा बीज, इसलिए उनके भरारा जो पंडित है उससे पूजा पाठ करें। उनका कहते हैं मंत्र की ताकत बहुत है, तो मंत्रों से बीज जल्दी आ जाता है। और फसल काटने के लिए भी समारोह पूर्वक किया जाता है, पूजा पाठ की जाती। तो थारू जनजाति जो है धीरे धीरे इसमें आधुनिकता का असर हो रहा है। थारू में आधुनिकता का इतना प्रभाव पड़ा है कि ये महादेव और शिव की भी पूजा करते हैं आजकल। ये कहते हैं कि महादेव संहार के देवता हैं और उनके नाराज होने पे धरती पे संकट आ जाएगा, इसलिए शिवरात्रि की पूजा की जाती है शंकर भगवान की। नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है, विष्णु के अवतार के रूप में नरसिंह भगवान को मानते हैं। राम और कृष्ण की पूजा, रामनवमी बहुत अच्छे से मनाई जाती है थारे लोग। जन्माष्टमी और रामनवमी पूरे गांव की लिपाई पुताई होती है, स्वच्छ करते हैं, पकवान बनाते हैं, आसपास जो मंदिर होते हैं वहाँ जाके पूजा अर्चना करते हैं, झांकियाँ लगाई जाती हैं। नवरात्रि की पूजा होती है, दुर्गा पूजा की जाती है, सत्यनारायण की कथा, रामायण का अखंड पाठ होता है। ये सारी चीज़ें आधुनिकता के परिपेक्ष में। सिख धर्म का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है इनके ऊपर, लेकिन ये अभी भी इनमें परंपरा और आधुनिकता दोनों है। ये इनके यहाँ जो पुरोहित होते हैं उसको भरारा कहते हैं। इनके पुरोहित को सामान्य पूजा पाठ तो घर में स्त्री पुरुष कर लेते हैं, लेकिन कोई बड़ी पूजा होती है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो भरारा पंडित जी आके कराते हैं और उसके माध्यम से किया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे इन पर भी बदलाव आ रहा है। ये कई चीज़ें, टोना टुटका, अंधविश्वास अभी भी हैं। इनके यहाँ बीमारियाँ बहुत हैं। ये अभी अब तो इलाज कराने लगे, नहीं तो पहले टोना टुटका ही करते थे। इनके यहाँ टोना टुटका होता था, टोना खिलाना, बदला लेने के लिए इनका रहता था कि किसी व्यक्ति से अगर बदला लेना है, उसे बीमार कर देना, उसे उल्लू के नाखून से व्यक्ति के भोजन में डाल देते हैं उल्लू के नाखून। तो इनका कहना उल्लू के नाखून व्यक्ति के पेट में पहुँचते ही वो असर दिखाएंगे और धीरे धीरे व्यक्ति पीला पड़ जाता है।
इसको टोना खिलाना कहते हैं। कढ़ाई बांधना, शादी वगैरह के अवसर पर पकवान बनाने के लिए कढ़ाई को मंत्रों से बांध दिया जाता है। इसमें जितनी भी तेज आग लगे, कढ़ाई का तेल खुलता नहीं। ये विद्या जादू ये उनके भरारा लोग करते हैं, और पकवान तब तक नहीं चले जाते जब तक कि जादू का काट ना हो। बीन बांधना, बाहरी सपेरे जो रहते हैं वो सांपों का प्रदर्शन करने आते हैं, और भरारा क्या करता है, उनकी शक्ति को अपने बांध देता है जिससे कि किसी को नुकसान ना हो। घात भरना, घात भेजना, दुश्मनी होने पर ये उसकी हत्या करने के लिए भरारा जो है घात भेजी जाती है। तो कहीं भी हो उसको खाली मटकी, 7-5 नींबू और लोवान सामग्री की आवश्यकता होती है। उसके माध्यम से वो एक पर्ची लिखता है, जिसकी हत्या करना होती है उसके नाम की पर्ची है खंडी मटकी में रख के उसके साथ 7 या 5 छोटी छुरियाँ, चाकू जो रहते हैं वो रख देता है, नींबू लोवान डाल देता है और उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करता है। इनका कहना है कि ये मटकी उड़ के खुद उसके पास जाएगी, ये घात कहलाती है, उड़ के उसके पास जाएगी, जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उस पर अटैक करेगी, उसकी मृत्यु, खून की उल्टी होगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। नज़र उतारना एक वक्त है, बच्चों की इनके आँख को काला टीका लगाते हैं, नज़र उतारी जाती है, बच्चों के गले में भरारा के द्वारा एक काला धागा बांधा जाता है। ये सारी चीज़ें अभी भी रक्षा के लिए कर रहे हैं। आजकल तो थोड़ा बदलाव आ गया है, तो ये आधुनिक चिकित्सा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मूलतः हैजा बहुत होता है। हैजा बहुत होता है। हैजा हो जाने पे थारू लोग रोगी को प्याज का रस निकालकर उसे शराब में मिला के दे देते हैं, दिन में 3 बार पिला देते हैं। इनके ये कहते हैं सर्दी इलाज है कालरा हैजरा की। बुखार आने पे कंज नामक वहाँ पे एक जंगली पौधा है, उसकी पत्तियों का रस काढ़ा बना के देते हैं। सर्दी खांसी में भी ये थारू लोग मरीज को गर्म दूध में हल्दी मिला के पिलाते हैं। आँख आना, आई फ्लू में ये आँख में अनार, नींबू, संतरा, आम की पत्तियां मिलाकर लेप लगाते हैं, आँख के चारों तरफ लगा देते हैं। फालिस मार जाना, लकवा होने पर मरीज को तंबाकू, सफ़ेद सौंठ और घुपची एक रहता है, उसकी जड़ी बूटी मिला के पीस के उसका मिश्रण देते हैं। ये अलग अलग प्रकार से हैं, सांप का भी इलाज करते हैं, सब चीज़ें। तो मूलतः थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में है, नेपाल में है, उत्तर प्रदेश में, हिमालय की तराई में है। ये प्रजाति दृष्टि से मंगोल है, चेहरा इनका चटपटा रहता है। फिर भी नेस्मी कहते हैं कि ये मंगोल तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके कुछ गुण जो हैं मंगोलियाड से भी मिलते जुलते हैं। के साथ साथ ये द्रविड़ प्रजाति के भी हैं। ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं, आधुनिकता है, जंगली इसमें रह रहे हैं, और इनकी अलग अलग मिथक हैं। आजकल तो सर्विस कर रहे हैं, बाहर जाने लगे हैं। इनके यहाँ वैवाहिक, इनके यहाँ गोत्र भी चलते हैं, परंपराएं भी चलते हैं, और अब थोड़ा थोड़ा आधुनिकता में। ये थारू जनजाति का समाज।